अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज का ये जो सेशन है जो कि प्रीमियम पेमेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से हमारी ये प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस और इसके अलावा इंश्योरेंस लॉज क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं वो क्या होती है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या है और प्रीमियम पेमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं और कौन सी चीज़ों को करने से हमें हमारे रेगुलेटर ने मना किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट रिसीविंग प्रीमियम, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और इसी तरह इंडोर्समेंट और जो अमेंडमेंट्स हमने कोई इशू करनी होती हैं बैक डेट से, तो उसका क्या प्रोसीजर अख्तियार करना है। और अगर हमने जो प्रीमियम की अगर क्लाइंट ने किस्तें करवानी है, इंस्टॉलमेंट्स करवानी है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आप समझते हैं कि हमारा रेगुलेटर है जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स और दूसरे भी जो अदारे हैं उनको वो देख रहा है। और उसी की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योरेंस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी रेगुलेट करता है थ्रू इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। और ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 जो कि अगस्त 2000 में मार्ज वजूद में आया, नाफजुल अमल हुआ, उससे पहले इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत इंश्योरेंस पाकिस्तान में रेगुलेट हो रही थी। बेसिकली जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है वो पॉलिसी होल्डर के जो हकूक फराइज हैं और कंपनीज के ऊपर जो बाइंडिंग्स हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको देखने के लिए ये बेसिकली ये काम कर रहा है। और उसमें तमाम के जो 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 ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बड़ी डिटेल से ऑर्डिनेंस में या फिर जहां जहां जरूरत पड़ी तो रूल्स में उसको इन डिटेल वजाहत की गई है। अब जब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 की जो क्लास जो 2 है उसका ये सब सेक्शन है, उसमें इंश्योरेंस को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है। Insurance means the business of entering into and carrying out policies or contracts by whatever name called, whereby in consideration of a premium received, a person promises to make payment to another person contingent upon the happening of an event specified in the contract, on the happening of which the second named person suffers loss and includes the insurance and retrocession। तो यहाँ पे उन्होंने न सिर्फ इंश्योरेंस के हवाले से जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है वो बता रहा है, बल्कि इसके साथ साथ ही जो कि री इंश्योरेंस, जो कि बैकबोन है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, और फिर री इंश्योरेंस की जो री इंश्योरेंस होती है जिसको कि रेट्रोसेशन कहते हैं, उसको भी ये कवर कर रहा है। Insurance contract. An insurance policy is a legal contract between the insurance company, the insurer, and the person's business or entity being insured, the insured। तो ये दो बेसिकली उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है और उसको इंश्योर्ड और इंश्योरर के दरमियान, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और उसी में जब आप रीडिंग योर पॉलिसी हेल्प यू वेरीफाई दैट द पॉलिसी मीट्स योर नीड्स and you understand your and the insurance company's responsibilities of a loss occurs। तो उसमें ये तमाम चीजें बड़ी इन डिटेल डिस्कस की गई होती हैं, लिखी होती हैं कि जब भी खुदा न खासा किसी का कोई लॉस हुआ तो ये पॉलिसी किस हद तक कहां कहां उसको कवर करेगी। अब हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी है कि उसके कुछ जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके लिए कुछ बाइंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो एक
मेन एलिमेंट है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। When purchasing an insurance policy, you are required to fill in an application, जिसको आप proposal form भी कहते हैं. In your application, which is an offer, you agree to make specified premium payments for a given amount of insurance coverage. Specified payment for a given amount of insurance coverage. The acceptance or meeting of minds occurs when your insurance company formally agree to issue you the policy. तो जब आपने एक ऑफर की, उसके ऊपर एक प्रीमियम कैलकुलेट किया गया, और फिर जब इंश्योरेंस कंपनी ने, आपके इंश्योरर ने उसके ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी, तो एक एग्रीमेंट हो गया। अब उसकी दूसरी जो अहम चीज है वो कंपिटेंट पार्टीज। फॉर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग, द इंडिविजुअल obtaining it must have attained the legally required age as well as be legally competent. The contract wouldn't hold if the insured is intoxicated or insane or operating illegal. तो इसमें बताया गया कि वो competent party, वो नशे में ना हो, उसकी एज हो कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कम से कम वो 18 ईयर्स का जो उसको मानते हैं, और दूसरी कि उसके पास वो कैपेसिटी भी हो, ऑथोराइज भी हो, अगर कि वो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। तो ये नहीं कि कोई राह चलते हुए किसी बिल्डिंग की, किसी गाड़ी की वो इंश्योरेंस वाले तक कल को अगर मैं इसके कोई क्लेम कर सकूं, तो वो एक जिसको हम कहते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना, वो भी जरूरी है। तो बहरहाल वो बाद में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें तो लीगली कंपिटेंट हो कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। इसी में जब हम आगे चलते हैं तो कंसिडरेशन जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, दिस एलिमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू दैट कम्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर इंस्टांस, with an insurance policy, the insured agrees to pay the insurance premiums, and in exchange, the insurer agrees to pay future claims, losses. तो ये जब आप प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं और पॉलिसी इश्यू हो जाती है, तो फिर एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि खुदा न खासा अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो कंपनी लायबल है टू स्टैंड वेयर यू बिफोर द अकरेंस ऑफ लॉस। ये भी एक इंश्योरेंस का जो है ना एक एलिमेंट है। इंडेमनिटी का असूल इसको कहते हैं। बहरहाल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेंट, बोथ पार्टीज शुड गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट willingly during the contract signing. No coercion, fraud, intimidation or misrepresentation should be involved. तो consent में तो ये चीजें भी शामिल हैं कि वो विलिंग दोनों पार्टियां इसके ऊपर राजी हों कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसकी तमाम क्लासेस के ऊपर। ये नहीं है कि जब कल को लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी किसी एक चीज से भाग जाए, या इंश्योर्ड किसी एक क्लास को मानने से इनकार कर दे, जबकि पॉलिसी उसके पास है, उसी के तहत वो क्लेम लेने के लिए आपके पास आया है। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि उसमें ये क्लास भी है, तो वो फिर उस वक्त ये उसका कहना कि मैंने पढ़ी नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, हालांकि वो पॉलिसी लेके आपके सामने आया एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो तमाम क्लासेस को पढ़ना, देखना, कॉन्सेंट, तो जब ये पॉलिसी इश्यू हो गई उसके पास है, और फिर जब उसी के तहत वो क्लेम के लिए आपके पास आया, तो फिर तमाम उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। तो लीगल पर्पस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट एडहेयर टू द लॉ, देयरफॉर अ बिजनेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटीज कांट बी कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके लिए तो कानून हमें यह भी कहता है कि ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गई, पॉलिसी भी इशू हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन जिस मकसद के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई वो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक वो इलीगल है। हमारे मुल्क का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। हमारी पिछली इंश्योरेंस कंपनी में इस तरह के क्लेम आया था, तो उसमें अमजद साहब वो जो सूर की चर्बी है ना, तो उसकी इंपोर्ट हुई थी। तो इस वजह से वो
ना क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो पाकिस्तान का लॉ तो उसकी इजाजत नहीं देता। इम्पोर्ट हुआ, लॉस हुआ, वो इसके ऊपर काफी ज्यादा इस सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो लीगली उसकी इजाजत नहीं थी। तो ये तमाम चीजें भी जो हमारे एक अंडर राइटर है उसने देखनी होती हैं एट द टाइम ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कवर नोट इशू करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें, ताकि बाद में इसके ऊपर कोई जिसको कहते हैं क्लेम इस तरह का ना आए, कोई फड्डा ना पड़े, कोई डिस्प्यूट ना आए बेसिकली। अब हम, जैसे कि मैंने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया इन डिटेल, इन जनरल जब हम देखते हैं तो एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मीट कंडीशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड, इट मस्ट बी फॉर ए लीगल पर्पस, द पार्टीज मस्ट हैव ए लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, there must be evidence of a meeting of minds between the insurer and the insured, and there must be a payment or consideration. ये हम पहले भी जो इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और मेनी इंश्योरर्स परचेज अ पॉलिसी विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कवर्ड, द एक्सक्लूजन्स दैट टेक अवे कवरेज एंड द कंडीशन दैट मस्ट बी met in order for coverage to apply when a loss occurs. Company would like to remind policyholders that reading and understanding your entire policy can help you avoid problems and disagreements with your insurance company in the event of a loss. अब हम आते हैं जो प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो क्या होता है? An insurance premium is the amount of money an individual or a business must pay for an insurance policy. Insurance premiums are paid for policies that cover health, auto, home, life, जो भी इस तरह की जितनी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उसके लिए। Failure to pay the premium on the part of the individual or the business may result in the cancellation of the policy and a loss of coverage. ये उसकी consequences है। Some premiums are paid quarterly, monthly or semi-annually depending on the policy. अगर किसी जगह पे इजाजत है तो उसमें आप ये उसकी किस्तें भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम पेमेंट के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जो कि कंपनी ने हमें अलाउ किए हैं। ऑल प्रीमियम पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड विद रिसीट और क्रॉस चेक, check must be drawn in favor of Asia Insurance Company Limited and marked account pays on. और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों भी हमने सर्कुलर भी किया था कि कॉपी जो है उसकी चेक की डिपॉजिट स्लिप के साथ वो भी आपने हेड ऑफिस भिजवानी। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी अहम है, प्लीज आल्सो मेंशन इंश्योर नेम, पॉलिसी नंबर एंड सेल नंबर ऑन द बैक साइड ऑफ द चेक फॉर आवर इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। Pay order made out to Asia Insurance Company Limited or online transfer in company's bank account. ये चेक के ऊपर जो हम ये कह रहे हैं, अक्सर ये होता है कि काफी बिजनेस होता है किस पार्टी का आपके पास और काफी प्रीमियम आपने उनसे लेना होता है। अब उसमें पता नहीं चलता, एबीसी कंपनी ने चेक दे दिया, किस पॉलिसी के तहत है। अब होता यह है कि जब वो प्रीमियम आ गया तो जिसके अगेंस्ट वो मेंशन नहीं किया हुआ, खुदा ना खास्ता, तो जब क्लेम हुआ तो कह दीजिए इसी का प्रीमियम, हालांकि वो उसका नहीं होता। तो आपको ये चाहिए कि जिसके भी अगेंस्ट एक है, दो हैं, 10 हैं, 20 पॉलिसी जो भी हैं, तो उसका मेंशन करें कि भी किस पॉलिसी का और उनका जो है ना सेल नंबर भी, ताकि इंश्योर से भी उसको कंफर्म किया जा सके और एट द टाइम ऑफ लॉस इस किस्म का कोई डिस्प्यूट पैदा न हो। और अक्सर ये देखा गया कि पॉलिसी तो जो प्रीमियम है, चेक जो किसी और पॉलिसी के अगेंस्ट दिया गया होता है, लेकिन खुदा ना खासा कोई लॉस आ गया किसी और पॉलिसी का, उसकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो कह दिया नहीं ये तो उसी की थी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि ये चीजें भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम उसको जरूर उसमें करें। अभी इसमें जो खास तौर पे कंपनी बार बार आपको, हम सबको ये मना करती है कि ये चीजें नहीं करें, और इसके बावजूद ये हो भी रही है। तो हमें चाहिए कि जब कंपनी में मैं और आप सब काम कर रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को
उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ उसको फॉलो करें। और उसमें जो मेन एक चीज है, ये आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिसीज हैं हमारी, जो भी इश्यू होती हैं, फायर, मरीन, मोटर, जहां पे भी, तो उसमें ये क्लास बड़ी क्लियर लिखी हुई है, कैश पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। और ये अक्सर डिस्प्यूट इसी वजह से बहुत सारे आते हैं। दूसरी जो चीज जो मैनेजमेंट की तरफ से आप सबके नॉलेज में लानी है, आपको ट्रांसफर करनी है और आपको बताना है, मैनेजमेंट के सीरियस कंसर्न है, द एजेंट शैल नॉट एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द कंपनीज हेड ऑफिस pay to or receive from a policyholder or intending policyholder any sums in relation to a contract of insurance, insurance cover note or policy document on his own account. अपने अकाउंट में कोई पेमेंट ना तो मंगवाएं ना ही पेमेंट करें। The agent shall be bound to pass on to the company or to the policyholder, as the case may be, any sums received by him to be her from the policyholder or the company as soon as practicable, and in any case not later than 3 working days from receipt by him her. The agent shall not deduct from premium paid by and received from a policyholder any sums on account of commission due to him. तो ये जो तमाम चीजें हम कह रहे हैं, ये जो हमारा जो रेगुलेटर है एससीसीपी, ये उसके ऊपर बड़ी जब वो ऑडिट करते हैं तो उसके ऊपर वो बहुत कीनली, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इसके ऊपर वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको रेड कलर में आपके सामने रखा है कि प्लीज इसको फॉलो करें, देखें, ताकि कंपनी और हम सब भी जो है ना अपने रेगुलेटर से किसी किस्म के भी जो तंबीह है या लेटर है या कोई भी जो उनकी तरफ से आ जाता है हमारी ऑब्जेक्शन, तो उससे हम अवॉइड कर सकें। तो ये चीजें जो हमने ऑलरेडी बेशुमार औकात में आपके साथ शेयर की, सर्कुलर की, तो वो एक दफा फिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये है अकॉर्डिंग टू दी रूल 58 ऑफ इंश्योरेंस रूल्स 2017 framed by SCCP under Insurance Ordinance 2000। ये रूल 58 जो है इंश्योरेंस रूल 2017 का, बड़ा क्लियरली अभी जो हमने बातें की आपसे, वो इसके ऊपर जो बड़ा क्लियरली हमें डिफाइन करता है, बताता है, रास्ता देता है कि इस तरह हमने चलना है। तो उसमें देखते हैं सब रूल 1 है, इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट टू बी इश्यूड विदाउट रिसीट ऑफ प्रीमियम, ये आ गया। अब उसका सब रूल 1 है, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सब रूल 2, 3 and 4 बिलो, नो इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी इश्यूड वेयर प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस। Number 2, an insurer may issue a cover note prior to the receipt of premium in order to enable the intending policyholder to review the details and scope of coverage being offered. Provided that the cover note should not be for a period exceeding 7 days in the case of motor business and beyond 30 days in all other cases, and must be replaced with an insurance policy before expiry of such cover note, subject to receipt of premium by the insurer. तो इसमें इस रूल में बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि जो मोटर का कवर नोट है वो 7 डेज के लिए, और जो दूसरे हैं अदर देन मोटर वो 30 डेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, जिसमें के जो पॉलिसी होल्डर है उसको उसके जो कंटेंट्स हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी उसमें बताया गया है, तो वो उसको चेक करने के लिए कि जो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है पर्टिकुलर्स वो दुरुस्त है। Notwithstanding the above, an insurance policy may be issued where the premium has been mutually agreed to be paid in installments and the first such installment has been duly received by the insurer। अब उन्होंने इस रूल में जो किसी जगह पे प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझते हैं कि वो आपका जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि एक से ज्यादा 2 या 3 जो भी है तो आपको भी इंस्टॉलमेंट कर लें, वैसा आप उसके साथ
कोई अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त में ये रूल हमें गाइड कर रहा है, बता रहा है कि रास्ता क्या है, रिलैक्सेशन कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो द पॉलिसी schedule must clearly specify the number of agreed installments and their due dates, along with the stipulation that cover under the policy shall stand suspended in any। अच्छा, अब उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी जगह पे जरूरत पड़ी, जरूरी है और उसके बगैर गुजारा नहीं, तो आपने अगर कोई इंस्टॉलमेंट करनी है तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी इंतहाई जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए आपने बाकायदा एक स्केड्यूल बनाना है और उसमें जो पॉलिसी, जो चेक नंबर वगैरह, उसकी डेट, वो सारा आगे हम प्रोसीजर बताएंगे, वो सारा उसमें देना है, कब पेमेंट करेंगे। और फिर अगर टाइमली पेमेंट नहीं होती तो आपकी जो पॉलिसी है वो सस्पेंड हो जाए, पॉलिसी नहीं चलेगी या कैंसिल भी हो सकती है। आगे, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये रूल ये बता रहा है कि ये सिर्फ जो भी यहाँ पे हमने उसका तरीकाकार बताया इंस्टॉलमेंट्स का, ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग से कोई जो भी प्रोसीजर है वो अलग है। यहाँ पे हम समझते हैं कि एक चीज जो बड़ी अहम है और जो हमें अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें उनको फॉलो करना चाहिए। होता यह है कि जब हम कोई इंडोर्समेंट वगैरह इशू करते हैं तो बैक डेट से इशू करते हैं। रूल 59 जो इंश्योरेंस रूल 2017 वो ये बताता है कि नो इंडोर्समेंट टू अ पॉलिसी विच हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट may be made without the express consent in writing of the policy। तो आपने कोई भी इंडोर्समेंट अमेंडमेंट बैक डेट से नहीं इशू करनी जब तक के कोई पॉलिसी होल्डर इन राइटिंग में आपको उसके लिए दरख्वास्त ना करे, ना बताए, ना रिक्वेस्ट करे। तो ऐसी सूरत में किसी भी पॉलिसी में कोई भी चेंज आप बैक डेट से नहीं कर सकते। अभी हम बात जो प्रीमियम के हवाले से कर रहे हैं, तो एज पर अबव सेड रूल द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिसीव प्रीमियम बिफोर इशुएंस ऑफ द पॉलिसीज except in the circumstances where premium is received in installments and the same should be agreed between the insurer and the insured as per the provisions of rule 58(4) of the insurance rules 2017 जो हमने अभी पीछे जिक्र किया। Further, the company is also required to suspend the policy in case the premium is not received within the period as per the policy schedule or agreed plan। तो दूसरी सूरत में जब आपने या इंश्योर ने प्रीमियम पेमेंट जो स्केड्यूल के मुताबिक अदा नहीं की तो पॉलिसी सस्पेंड हो जाएगी, तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच नहीं रहेगी। You are hereby advised for strict implementations of SECP directions and directed to take immediate steps to discontinue issuing policies in contravention to the provisions of Rule 58 of the Insurance Rule 2017, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया कि अगर इस तरह आप कर रहे हैं या कोई पॉलिसी इशू की है तो उसको सस्पेंड कर दें, क्योंकि SECP जो हमारा रेगुलेटर है इसकी इजाजत नहीं देता। It is further directed to note that in case of similar non-compliance in future, the company shall take severe action against the concerned who violate above stated rule. Moreover, the company representatives, agents, underwriters, and branch heads are hereby directed to observe strict compliance with the provisions of the Insurance Ordinance 2000, insurance rules and regulations, as well as other applicable रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर। इनका मकसद ये है आज की हमारी बैठक का, हमारा बैठने का, आपसे डिस्कस करने का कि हमारा जो लॉ है हमें किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, किस चीज़ से हमें मना कर रहा है। और ये हम सब क्योंकि इस फील्ड में हम सबको पता होना चाहिए। और जो भी कंपनी के ऊपर आता है तो जाहिर है जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं किसी भी शेप में, रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजेंट्स हैं, हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। तो अब हमने किन चीजों से बचना है, अवॉइड करना है। नो पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल बी इश्यूड विदाउट रिसीट ऑफ फुल प्रीमियम एंड इट इज स्पेसिफिकली मेंशन हियर दैट नो प्रीमियम रिसीट विल आल्सो बी इश्यूड
विदाउट रिसीट ऑफ फुल प्रीमियम इंक्लूडिंग मरीन फायर मोटर जो भी आपका है, तो उसमें दूसरी जो बात यह है कि ना तो हमने बगैर प्रीमियम के पॉलिसी इशू करनी है और साथ ही साथ प्रीमियम रिसीट भी इशू नहीं करनी। और अक्सर ये हमारा यहाँ पे एक चल रहा है कि हम प्रीमियम रिसीट इशू कर देते हैं, वो कि प्रीमियम में बाद में आता है, और उसमें पहली लाइन जो लिखी होती है वो लिखा होता है रिसीव्ड विद थैंक्स रुपीज इतने, जबकि हमने रिसीव कुछ भी नहीं किया। तो ये भी हम वायलेशन कर रहे होते हैं। Where necessary, there should be documentary evidence establishing the agreed plan schedule of installment of premium payment against the policy premium duly signed by the insured. This document must be shared with head office for necessary call to produce as evidence at the time of inspection of the regulator, that is SCCP, in compliance of the said. अभी हमने जो डिस्कस किया कि अगर कहीं पे जरूरत है तो हमने अगर उसके साथ कोई इंस्टॉलमेंट का बनाया कुछ सिलसिला की एग्री प्लान बनाया, तो वो आपने सिर्फ अपने पास रख छोड़ना नहीं, बल्कि तो इंश्योर्ड से साइन करवा के जो भी है वो हेड ऑफिस के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि जब भी हमारा यहाँ पे उसका रेगुलेटर इंस्पेक्शन पे आता है तो हम उसको दिखा सकें कि जो रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस की फुली कंप्लायंस हो रही है। It is pertinent to mention here that Rule 58(4) of the Insurance Rule 17 specifically requires the information that the policyholder must clearly specify the number of agreed installment and their due dates, document duly signed by the insured. तो ये जो डॉक्यूमेंट जो बनना है, जो एग्रीड प्लान बनना है, तो वो उसके मतलब बता रहा है कि वो उसके साइन भी होने चाहिए, उसमें डेट भी होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी इसमें बताई गई है। If the premium of the respective policies will be received late, despite the agreed installment plan schedule or the agreed installment plan schedule was not supported by duly signed document by the insured, the policy will be suspended automatically without any notice by the insurance company. ये बड़ा अहम नुक्ता है यहाँ पे कि इस वैसे तो पॉलिसी में लिखा है कि 7 days 14 days या 1 month जो भी पॉलिसी कंडीशन है वो लिखा होता है कि पॉलिसी जब सस्पेंड होगी या टर्मिनेट होगी तो क्या है, लेकिन इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर एग्रीड टर्म्स के साथ प्रीमियम पेमेंट नहीं की इंश्योर ने तो पॉलिसी बगैर किसी नोटिस के सस्पेंड कर दी हो जाएगी, बल्कि करनी रहेगी, हो जाएगी। It is important to note that as per provision of Rule 58, Sub Rule 4 of the Insurance Rule 17 referred above, the policy shall stand suspended in case any installment is not received within the scheduled due date thereof as per the agreed installment plan provided in the policy schedule, and first installment has been duly received by the insurer company. पहली तो ठीक है आ गई और वो आनी भी चाहिए, तभी सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी, लेकिन अगर सेकंड या थर्ड जो भी है वो नहीं आई तो पॉलिसी suspend हो जाएगी। Furthermore, in case of policy installment of premium will be received late, the policy has not been suspended by the insurance company, same shall be liable for punishment by the regulator and should be avoided by the company's representative agent, underwriters, branch heads. तो यहाँ पे जो सिचुएशन ये बताई गई है कि भी पॉलिसी सस्पेंड नहीं की गई, एग्रीड जो के रूल्स हैं जो कि बताया गया पीछे, तो उस सूरत में सारी लाइबिलिटी कंपनी के शोल्डर्स पे शिफ्ट हो जाएगी और रेगुलेटर में पनिश द कंपनी। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स, अंडरराइटर्स, ब्रांच हेड्स, strict legal action will be taken against the person who is involved or acts in contravention of the said rule by the company and solely responsible to pay outstanding amount to the company, or company will recover the amounts due from them, whoever is responsible for the issuance of the insurance documents without receipt of premium. तो ये बड़ी अहम चीज है, आपके ऊपर ये सारी लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई कि अगर आपने प्रीमियम रसीट इशू कर दी, प्रीमियम आया नहीं, तो जिम्मेदार अब ये नहीं है कि आप कहें जी वो इंश्योर ने कहा क्लाइंट की जिम्मेदारी थी प्लान, अब टोटली लाइबिलिटी आपके शोल्डर के ऊपर शिफ्ट हो गई और पेमेंट रिकवर करना
अब आपकी जिम्मेदारी है, बहरहाल कंपनी पेमेंट आपसे रिसीव करे। आपने खुद अपने हाथों पे कुल्हाड़ी मार ली कि जी पे उसको रिसीट दे दी विदाउट रिसीविंग प्रीमियम अमाउंट। तो इस सूरत में कंपनी कह रही है कि हम आपकी कोई बात अब नहीं सुनेंगे, जब आपने प्रीमियम रिसीट इशू कर दी तो इसका मतलब प्रीमियम आपने रिसीव कर दी। ये हमने थोड़ा सा उसका एक आपको आपकी आसानी के लिए कि अगर किसी जगह पे आपको उसकी करनी पड़ जाती है इंस्टॉलमेंट्स, तो वो किस सूरत में होंगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। तो वो जो एक थोड़ा सा ये आपके सामने ये पूरा करके आई हुई जो भी है, वही अगर अदारा है तो सन ऑफ होल्डर ऑफ CNIC वर्किंग इन जो भी कंपनी का नाम, न्यूली अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एज CEO CFO ऑनर जो भी उसकी पोजीशन है वहां पे, do hereby agree, undertake and declare that the cover note number जो भी जिसके तहत वो इंस्टॉलमेंट हो रही है, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम रिसीट नंबर फॉर टोटल प्रीमियम उसका 50,000 था एक मिसाल के तौर पे, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट की 25 पहले मिल गया और दूसरा जो बकाया 25 की उसकी इंस्टॉलमेंट है, हैज बीन टेकन फ्रॉम मैसेज एशिया इंश्योरेंस लिमिटेड, द कंपनी रुपीज डैश हैज बीन पेड टू द कंपनी वाइड चेक ऑर्डर इतना। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी उसने दी उसका जिक्र हो रहा है। एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट however balance amount of premium rupees इतना will be paid to the company according to the following plan schedule। तो यहाँ पे वो अमाउंट विल बी पेड, ये नेक्स्ट डेट जो उसकी आ जाएगी, जो भी चेक नंबर है वो सारा जो भी यहाँ पे उसका पूरा प्रोसीजर वो देगा लिखेगा। इट वाज क्लियरली कन्वेड टू मी अस बाय द इंश्योरर company the stipulations that cover under the policy shall stand suspended in case any installment is not received within the scheduled due date thereof। वही जो हमने पीछे आपसे जिक्र किया यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, और यहाँ पे जो एग्रीड टर्म्स और कंडीशन उसके साथ बन रही है तो उसमें भी हमने क्लियरली मेंशन कर दिया, ताकि किसी भी जगह पे वो ये ना कहे कि ये मेरी इल्म में नहीं था, मुझे पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी मेंशन करने की, अगर वो लेट करेगा नहीं पे करेगा तो उसकी पॉलिसी सस्पेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे वो जो भी उसको जिसके साथ हो रहा है तो उसके साइन होंगे, डेट डालेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर, ईमेल आईडी, ऑफिशियल स्टैंप भी लगाएगा। नो प्रीमियम रिसीट विल आल्सो बी इशूड अगेंस्ट फायर मोटर कमन नोट्स। तो यहाँ पे जो कंपनी कह रही है कि कोई प्रीमियम रिसीट इश्यू ना करें किसी भी कवर नोट के अगेंस्ट जब तक कि प्रीमियम आपको वसूल ना हो। अब हम जब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो ये तमाम गुफ्तगू करने का हमारा मकसद क्या था। मेंटेनिंग टाइमली प्रीमियम पेमेंट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग continuous insurance coverage and compliance with regulations. By fulfilling this financial obligation, policyholders can safeguard their financial security and build a lasting trust with their insurance provider। तो ये आज की हमारी तमाम हासिल कलाम ये था। बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, अल्लाह हाफिज।